नमस्कार, मैं मनोज ठक्कर, स्मार्ट सॉल्यूशंस सिंगल विंडो फॉर ऑल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस इंदौर। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉय रिलेशनशिप के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कानून पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और उसके प्रावधानों के बारे में। आइए हम समझते हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट क्या है, उसके प्रावधान क्या है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इस अवधारणा के साथ बनाया गया कि जब कर्मचारी संस्था में काम करता है, मेहनत करता है, कंट्रीब्यूट करता है और कंपनी संस्था कोई लाभ कमाती है तो उस लाभ में से कुछ हिस्सा कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। इस अवधारणा के साथ में इस कानून को बनाया गया, फिर रूल्स बनाए गए और समय समय पर इसमें अमेंडमेंट्स किए गए। आइए हम आज इस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, प्रश्न ये आता है कि ये एक्ट कहां पर लागू होता है। यह एक्ट हर फैक्ट्री पर लागू होता है, हर उस संस्था पर लागू होता है जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी किसी भी अकाउंटिंग ईयर में काम किए हों, वहां पर एक्ट लागू होता है। कब लागू होता है? यह किसी भी संस्था के 5 साल होने के बाद, 5 years एंड फॉलोइंग अकाउंटिंग ईयर्स, उसके बाद में ये वहां पर लागू हो जाता है। अब इसमें जो विभिन्न परिभाषा है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें एम्प्लॉय कौन है, इस एक्ट में किसे एम्प्लॉय माना गया है। इस एक्ट में उस व्यक्ति को एम्प्लॉय माना गया है जिसकी सैलरी या वेजेस 21,000 रुपए तक है, उसे एम्प्लॉय माना गया है। अब सैलरी और वेजेस क्या है? सैलरी और वेजेस में दो कंपोनेंट्स को मिलाया जाता है, बेसिक और डीए। यानी कि बेसिक और डीए ये दो मिलाकर 21,000 रुपए है तो वो व्यक्ति कर्मचारी की परिभाषा में, एम्प्लॉय की परिभाषा में आता है। एम्प्लॉयर की परिभाषा में मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेंट जो है, जिसका कंट्रोल, अल्टीमेट कंट्रोल संस्था के ऊपर है, वो एम्प्लॉयर की परिभाषा में इसके अंदर समाहित किया गया है। साथ ही लेकिन एम्प्लॉय की परिभाषा में इसमें से अप्रेंटिसेस, जो कि अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत कंपनी में, संस्था में, कारखाने में रखे गए हैं, वो एम्प्लॉय की परिभाषा में इसमें नहीं रखे गए हैं। यानी कि उन्हें बोनस की पात्रता इस एक्ट के अंतर्गत नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि सैलरी और वेजेस के अंदर सिर्फ डीए और बेसिक, ये दो कंपोनेंट्स जो हैं, इन्हें ही इसमें रखा जाता है। अब बात आती है कि यदि किसी संस्था के 5 साल हो गए हैं, वहां पे बोनस एक्ट लागू है, यदि उसकी कोई नई ब्रांचेस है, इस्टेब्लिशमेंट नई खुलती है, तो वहां पर स्थिति क्या होगी। यदि कहीं पर पेमेंट ऑफ बोनस लागू है तो उससे कोई नई कोई ब्रांच खुलती है, नया कोई इस्टेब्लिशमेंट खुलता है, तो वहां पर पहले दिन से ही पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लागू होगा। लेकिन यदि वहां पर उनकी सेपरेट कोई बैलेंस शीट वो लोग बना रहे हैं, ऐसी स्थिति में फिर वहां पर 5 साल के बाद ही पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लागू होगा। लेकिन सेपरेट बैलेंस शीट यदि नहीं बन रही है, कोई नई ब्रांच है, कोई नया डिपार्टमेंट है, नया अंडरटेकिंग है, तो फिर वहां पर पहले ही दिन से पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लागू माना जाएगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की और डिस्क्वालिफिकेशन की। कौन इसमें एलिजिबल है? वो कर्मचारी, जैसे मैंने बताया, जिसकी तनख्वाह 21,000 रुपए तक है और यदि उसने उस अकाउंटिंग ईयर में 30 दिन काम किया है तो वो बोनस लेने के लिए उसकी पात्रता है। ये 30 दिन की गणना कैसे होती है? इस 30 दिन में उसके उपस्थिति के दिन, उसके लीव विथ वेजेस, छुट्टी उसने कोई ली है, तनख्वाह से ही छुट्टी उसने कोई ली है, उसके दिन, मैटरनिटी लीव के दिन, कोई उसको डिसेबलमेंट हुआ है, इंजरी हुई है कारखाने में काम करने के दौरान, उसके दिन, उसमें मिलाकर 30 दिन हो जाता है। यानी कि जिस दिन के लिए तनख्वाह उसने पैसा कमाया है वो दिन उसके 30 दिन यदि हो जाते हैं तो वो उसमें एलिजिबल हो जाता है। डिस्क्वालीफाई कौन होता है इसमें? इसमें वो एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाई हो सकता है बोनस के लिए जिसने फ्रॉड किया हो, जिसने रॉइट्स किया हो, वायलेंट बिहेवियर किया हो, कोई चोरी का उस पर केस हो, कोई मिस अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सबोटेज उसने किया हो, उसे फिर उस सब जो है हम बोनस से उसको डिस्क्वालीफाई उसको किया जा सकता है। अब पेमेंट ऑफ बोनस में उसकी लिमिटेशंस क्या है? यदि कंपनी पहले 5 साल में, यदि किसी वर्ष में उसको यदि प्रॉफिट हुआ है, 5 साल के बाद तो यदि प्रॉफिट नहीं हुआ है तो भी उसको बोनस देना ही है। लेकिन यदि पहले 5 साल में भी किसी वर्ष में यदि प्रॉफिट बुक किया है, प्रॉफिट हुआ है, सरप्लस उसके बाद बचा है, तो उस वर्ष के लिए भी उसे बोनस देना होता है कंपनी को, जिसकी लिमिट 8.33 से लेकर
20% अधिकतम होती है, यानी कि 8.33 मिनिमम और 20% अधिकतम बोनस दिया जाता है। ये बोनस की गणना कैसे की जाती है, ये मूलतः अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन मोटे तौर पर समझने के लिए हमें समझें कि ये अवेलेबल सरप्लस और एलोकेबल सरप्लस, ये दो महत्वपूर्ण इसमें बातें कही जाती है। अवेलेबल सरप्लस क्या है? नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट में जब नेट प्रॉफिट जो होता है, उस नेट प्रॉफिट में से सारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह हैं माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे बोलते हैं अवेलेबल सरप्लस। ये आपने टर्मिनोलॉजी कई बार आप सुनेंगे। और एक होता है एलोकेबल सरप्लस, जिसके आधार पर फिर बोनस की राशि का निर्धारण किया जाता है। एलोकेबल सरप्लस क्या है? अवेलेबल सरप्लस जो है, जो मैंने बताया अभी, उसका जो 60% है अमाउंट, उसे बोलते हैं एलोकेबल सरप्लस। इस एलोकेबल सरप्लस में जो धनराशि उपलब्ध है और जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि कितना परसेंटेज बोनस का दिया जा सकता है, कितनी राशि उपलब्ध है। ध्यान रहे, यदि एलोकेबल सरप्लस में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तो भी अधिकतम बोनस 20% दिया जा सकता है, और 20% बोनस देने के बावजूद भी यदि राशि बच जाती है तो उसे अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। उसे हम बोलते हैं सेट ऑन, जो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। ये 4 साल तक उस सेट ऑन अमाउंट को हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यदि किसी कारणवश बोनस के लिए पैसा अवेलेबल नहीं है तो उस सेट ऑन अमाउंट में से अमाउंट यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं सेट ऑफ। ये टर्मिनोलॉजी सामान्यतः यूज की जाती है जो हम सामान्य तौर पे हम इसे समझें। बाकी अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से इस पे काम करके उस राशि का निर्धारण कर सकता है कितना बोनस में बांटा जाना है। सेट ऑन सेट ऑफ का निर्धारण होने के बाद में सबसे पहले इसी राशि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में जो राशि है जो आती है बैलेंस शीट में से, उसका फिर एलोकेबल सरप्लस जो बचता है उसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें कि कैलकुलेशन ऑफ बोनस कैसे किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बड़े ध्यान से सुनिए। 21,000 तक की तनख्वाह का व्यक्ति बोनस के लिए पात्रता उसकी है, एलिजिबिलिटी उसके अंदर है, बेसिक डी है। लेकिन 21,000 पर क्या उसे बोनस मिलेगा? नहीं। इसके लिए निर्धारण ये किया गया है कि तनख्वाह यदि 21,000 तक है तो बोनस का जो वेजेस है ऐसा माना जाएगा कि वो वेजेस 7,000 रुपया है, या मिनिमम वेजेस जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में जो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस डिक्लेयर की है, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उस राशि को बोनस राशि मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति की तनख्वाह 18,000 रुपए है और यदि उस शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में उस वक्त वहां पर मिनिमम वेजेस 8,000 रुपया है, तो चूंकि 7,000 रुपये और 8,000 रुपये में से 8,000 रुपया ज्यादा है, अतः ऐसा माना जाएगा कि इसकी बोनस राशि, बोनस की जो वेजेस सैलरी है वो 8,000 रुपया है। उसके आधार पर, उसकी अटेंडेंस के आधार पर गणना करके, लीव के आधार पर गणना करके उसका पेबल अमाउंट बनाया जाएगा और फिर पूरे वर्ष भर के अमाउंट की गणना के बाद में जो परसेंटेज ऑफ बोनस है उसके आधार पर उसको बोनस दिया जाएगा। इसमें व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, स्टाफ वर्कर का कोई इसमें कोई बातचीत नहीं है। 2 क्राइटेरिया है, 21,000 तक की तनख्वाह बेसिक प्लस डीए और 30 दिन यदि काम किया हो तो हर कर्मचारी इसके अंदर बोनस पाने की पात्रता इसमें रखता है। अब हम बात करते हैं अंतरिम बोनस। कुछ संस्थाएं जो है वो कस्टमरी बोनस का पेमेंट करती है, पूजा बोनस का पेमेंट कर देती है पहले, और कुछ लोग जो हैं ड्यू डेट के पहले ही बोनस का पेमेंट कर देते हैं। तो ये जो अमाउंट है, जब बोनस का हम फाइनलाइजेशन करते हैं तो उस फाइनल अमाउंट में से ये अमाउंट एडजस्ट किया जा सकता है। अब बोनस हमें देना कब तक है? बोनस जो है वो अकाउंटिंग ईयर एंड होने के बाद 8 महीने के अंदर अंदर, यानी कि उदाहरण के तौर पर 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर समाप्त हो रहा है तो उसके 8 महीने यानी कि 30 नवंबर तक हर हालत में बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन के 30 दिन के अंदर यानी कि 30 दिसंबर तक फॉर्म डी के अंदर हम जो उसकी एनुअल रिटर्न है वो हम सरकार को, गवर्नमेंट को हम उसको भेज दें। फॉर्म ए, बी और फॉर्म सी ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और फॉर्म डी जो हमारा एनुअल रिटर्न जाता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एक फ्रिक्वेंटली जो आस्क्ड क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन किए जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय के ऊपर क्या पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल है? नहीं। यदि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कोई एम्प्लॉय हम रखे हैं
तो उनके लिए बोनस एक्ट अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्टर की अपनी खुद की बैलेंस शीट में और 5 साल उसके वहां हो गए हैं और फिर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, फिर वही एलिजिबल सरप्लस के बाद पैसा बच रहा है, तो फिर उसके यहाँ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लागू हो जाएगा और उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर बोनस बांटेगा। लेकिन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर लेबर को बोनस बांटने की नहीं है। कई जगह देखा जाता है कि हेड ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, क्या वहां पर अलग अलग बोनस हो सकता है? नहीं। हेड ऑफिस हो चाहे ब्रांच ऑफिस हो, जो बोनस का परसेंटेज है, चाहे स्टाफ है चाहे वर्कर है, सबके लिए एक जैसा होता है। ये अलग अलग नियमानुसार नहीं किया जा सकता। क्या बोनस हम मंथली बेसिस पे दे सकते हैं? जी हाँ, मंथली बेसिस पर भी हम एडवांस में बोनस दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बोनस देते वक्त स्पष्ट रूप से उसमें लिखा जाए स्टैट्यूटरी एडवांस बोनस, ताकि इसके ऊपर ईएसआई पीएफ की लायबिलिटी नहीं आए और साल के आखिर में जब आप गणना करेंगे तो ये अमाउंट उसमें से हम माइनस कर सकते हैं। फिर प्रश्न आता है कि क्या मैटरनिटी लीव जब पे होता है आपसे बोनस मिलता है? जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति कोई कर्मचारी मैटरनिटी लीव के ऊपर है तो ऐसा माना जाता है कि वो ड्यूटी के ऊपर है और चूंकि तनख्वाह उसको मिल रही होती है तो निश्चित रूप से उसको भी बोनस की पात्रता होती है। ये संक्षिप्त में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है जो मैंने आपसे बात किया। इस बारे में यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे मेरे नंबर 7389943795 पर फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।